ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्लास को शुरू करते हैं। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है भू संचलन। और भू संचलन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वलन और वलन के प्रकार। तो वलन और वलन के प्रकार अपना टॉपिक चल रहा है। वलन के प्रकार, वलन के प्रकार। इसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वलन किस कारण वलन का निर्माण होता है, और अगली चीज है कि वलन का निर्माण हो जाएगा तो कौन कौन से आधार पे या किस किस आधार के वलन होते हैं, उनके प्रकार हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले वलन के प्रकार के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक वलन होता है उसको बोलते हैं सम्मित वलन, दूसरा वलन है उसको बोलते हैं असम्मित वलन। पहला वलन है उसको पढ़ लिया था, वलन का पहला प्रकार पढ़ा था, उसको पढ़ा था कि सम्मित वलन, सम्मित वलन। दूसरा वलन का प्रकार पढ़ा था, उसको पढ़ा था असम्मित वलन, असम्मित वलन। तीसरा प्रकार पढ़ा था, उसका नाम था एकनत वलन। और चौथा प्रकार पढ़ा था, उसका नाम था समनत वलन, समनत वलन। ये चारों प्रकार के वलन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस इनके बारे में हमने कर लिया था। आज शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। यानी 4 प्रकार के वलन हो गए। 5 नंबर का वलन है उस वलन का नाम है परिवलन। परिवलन या इसका दूसरा नाम भी कहीं कहीं मिलता है श्यान वलन, परिवलन, या फिर इसको बोल सकते हैं श्यान वलन। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी इस वलन के अंतर्गत क्या होता है, तो देखते हैं। इस प्रकार के वलन के अंतर्गत जो आकृति हमारे को दिखाई देती है वह आकृति इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की आकृति हमारे को दिखाई देती है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, धरातल का जो आंतरिक भाग है, धरातल के आंतरिक भाग में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के बल लगते हैं। अनेक प्रकार के संपीड़न क्रिया के कारण क्या होते हैं, अनेक प्रकार के बल लगते हैं। और उन बलों के कारण क्या होता है, धरातल के आंतरिक भाग से जो चट्टानी भाग है, चट्टानी मैग्मा है, यानी चट्टान का जो भाग है, वो चट्टान का भाग दो संपीड़न क्रियाओं के अंतर्गत क्या होगा, उनके बीच का जो चट्टानी भाग है वो धरातल के ऊपरी भाग पर आ जाता है और वहां पर क्या करता है, पर्वत का रूप ले लेता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पर्वत बनेगा वह पर्वत क्षैतिज संचलन का होगा। उसमें क्या होगा, क्षैतिज संचलन होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि संपीड़न बल के कारण धरातल के आंतरिक भाग में जो बल लगता है उस बल को हम बोलते हैं संपीड़न बल। संपीड़न बल के कारण इसकी दोनों भुजाएं होती है ना, वो एक समानांतर होती है। दोनों भुजाएं एक समानांतर होती है, वह साथ साथ इनका क्षैतिज रूप हो जाता है। वह साथ साथ इसका रूप किस प्रकार हो जाता है, क्षैतिज रूप हो जाता है। तो थोड़ा सी इसके बारे में लिख लेते हैं। धरातल के आंतरिक भाग में लगने वाले संपीड़न बल के कारण वलन के
कारण वलन के किनारों पर समानांतर समानांतर दबाव लगता है हुए समानांतर दबाव लगता है हुए क्षैतिज दिशा में इसका झुकाव हो जाता है यानी क्या होता है दोनों प्रकार के, यानी वलन होता है तो वलन के दोनों भागों में क्या होता है एक समान गति से क्या होता है दबाव लगता है। दबाव लगने के कारण क्षैतिज दिशा में क्या होता है इसका झुकाव हो जाता है। तो इस वलन को हम बोल सकते हैं परिवलन या श्यान वलन। नेक्स्ट वलन है उसका नाम है प्रतिवलन। प्रतिवलन के अंतर्गत क्या होता है कि यहां पर देखो, इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, वलन की दो भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? दोनों भुजाएं हैं। तो इसके अंतर्गत दोनों प्रकार की भुजाएं हैं। तो पहली भुजा दूसरी भुजा पर ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है कि उलट गई है। पहली भुजा दूसरी भुजा पर उलट गई है, इस प्रकार आप देखो, इस प्रकार। तो ये पहली भुजा ये दूसरी भुजा, तो पहली भुजा दूसरी भुजा पर क्या गई? उलट गई है। इस प्रकार की आकृति बनती है, उसको बोलते हैं प्रतिवलन। धरातल के आंतरिक भाग में लगने वाले दबाव के कारण वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है। यानी ये भुजा है, इसके ऊपर क्या है? उलटी हुई हमारे को प्रतीत हो रही है। एक तो ये भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो ऊपर वाली भुजा नीचे वाली भुजा पे उल्टी हुई हमारे को प्रतीत होती है। तो ये हो गया प्रतिवलन। अब इसका अगला पार्ट है, उसको बोलेंगे बंद वलन। एक साथ पढ़ेंगे, दो प्रकार के वलन। एक तो है बंद वलन, और दूसरा है उसको बोलेंगे खुला वलन। खुला वलन। तो बंद वलन के अंतर्गत क्या होगा और खुला वलन किस प्रकार का होगा? तो देखो, बंद वलन है तो बंद वलन के अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत वलन की दोनों भुजाओं के अंतर्गत 90 डिग्री तक का कोण बनेगा, यानी 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा। जबकि खुला वलन है, इस वलन के अंतर्गत 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम का कोण बनता है। तो ऐसे वलन को हम बोल सकते हैं खुला वलन। तो बंद वलन है। अब बंद वलन के अंतर्गत क्या होगा? देखो, इस प्रकार एक वलन होगा और वलन की दोनों भुजाएं हो गई। इस वलन की दोनों भुजाएं हो गई। इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण बन रहा है वह कोण यहाँ पर 90 डिग्री से कम बन रहा है। यहाँ पर दोनों जगह है ना, ये 90 डिग्री से कम का कोण बन रहा है। जबकि इसके विपरीत खुला वलन है। खुले वलन के अंतर्गत क्या होगा? इस प्रकार की आकृति। इस आकृति के अंतर्गत क्या होगा? यहां पर जो कोण बनेगा वह कोण
दूसरा कोण कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। ये कोण 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 90 से अधिक व 180 डिग्री से कम का कोण बनाते हैं। तो ऐसे वलन को हम बोलेंगे, यहाँ जहां पर 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा, यानी वलन की दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा, उसको बोलेंगे बंद वलन। और 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम का जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे खुला वलन। तो इसके अंतर्गत हो गया वलन की दो भुजाओं के अंतर्गत, भुजाओं के अंतर्गत बनने वाला कोण 90 डिग्री से कम होता है। इस प्रकार के वलन को हम बोलेंगे बंद वलन। जबकि दूसरा वलन कौन सा है, खुला वलन। खुला वलन है तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें वलन की दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम बनेगा। तो इस प्रकार की जो हमारे को स्थलाकृति दिखाई देती है उसको हम बोलेंगे बंद वलन, और दूसरा हो गया खुला वलन। इसके अलावा जो स्थलाकृति है उस वलन का प्रकार है, अगले वलन के प्रकार का नाम है पंखा वलन। पंखा वलन है तो पंखा वलन के अंतर्गत क्या होगा, मैंने आपको दो प्रकार की चीजें बताई कि जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग में एक भाग ऊपर की ओर उठेगा उसको बोलेंगे अपनति, और एक भाग नीचे की ओर धसेगा उसको बोलेंगे अभिनति। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि अपनति व अभिनति, एक भाग ऊपर उठेगा एक भाग नीचे धसेगा, तो क्या होगा, अपनति व अभिनति की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जो दूर से देखने पे पंखे सदृश से हमारे को दिखाई देती है। देखो इसके अंतर्गत क्या होगा, अनेक प्रकार की अपनतियां और अभिनतियां, इस प्रकार की अपनतियां व अभिनतियां हैं, उनका निर्माण हो रहा है इस प्रकार की। तो इसके अंतर्गत ऊपर वाला भाग अपनति, नीचे वाला अभिनति। तो अपनति व अभिनतियों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जो दूर से हमारे को देखने पे पंखे के सदृश से हमारे को दिखाई देती है। तो इसके अंतर्गत लिख लेते हैं, इसमें अपनति व अभिनति की क्रियाओं के कारण वलन की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। वलन की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जो दूर से देखने पर पंखे के सदृश दिखाई देती है। इस प्रकार की आकृति को हम बोल सकते हैं पंखा वलन।
अगला वलन का प्रकार है उसका नाम है ग्रीवाखंड। ग्रीवा खंड, या फिर इसका दूसरा नाम भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं नापे। ग्रीवा खंड या फिर नापे। इसके अंतर्गत क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रकार का वलन होता है परिवलन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो परिवलन वाला भाग है, तो परिवलन वाला एक भाग टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम बोल सकते हैं ग्रीवा या नापे। यानी कि इस प्रकार एक आकृति है, इस प्रकार की एक आकृति है। इसके अंतर्गत क्या है, लगातार यहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार के यहाँ पर ये आकृति है, इस आकृति। तो इसका एक भाग यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जुड़ गया, लेकिन दूसरा भाग यहाँ से ये टूट गया, और टूटने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार। इस प्रकार है। तो परिवलन का एक भाग, यानी ये परिवलन है, इस परिवलन का एक भाग टूट जाता है और टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाता है। यानी ये आकृति इस प्रकार बननी थी, लेकिन इसका एक भाग यहाँ पे जुड़ गया, और यहाँ से जुड़ने के बाद में यहाँ पर ऐसा लग रहा है टूट गया, और टूटने के बाद में यहाँ पर विस्थापित हो गया। परिवलन की एक भुजा टूटकर दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार की इस कलाकृति को हम बोल सकते हैं ग्रीवाखंड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, नापे, इसका नाम भी मिलता है। तो ये तो हो गए वलन के प्रकार। यानी हमने पढ़ा था पर्वत निर्माणकारी बल। उस पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो होता है संपीड़न बल और एक होता है भ्रंशन क्रिया। तो संपीड़न बल है जिसके द्वारा वलन का निर्माण होता है, और जितने प्रकार के वलन होते हैं उनके बारे में अपने पढ़ लिया। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसका नाम है भ्रंश या भ्रंशन। पार्ट बी है, उसका नाम है भ्रंशन, या इसको हम बोल सकते हैं दरार। भ्रंशन या दरार। तो भ्रंश या दरार का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले धरातल के आंतरिक भाग में क्या है, अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, या अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है, प्लेटें पाई जाती है। तो दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों, एक प्लेट दूसरी प्लेट के सापेक्ष, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के समानांतर चलेगी, तो उसके द्वारा क्या होगा, धरातलीय भाग पर वलन होगा। लेकिन दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक प्लेट से दूसरी प्लेट क्या होगी, अलग होने की कोशिश करेगी, तो बीच वाला भाग ये टूट जाएगा और यहाँ पर चटकन या दरारें पड़ जाएगी। तो इसमें इसके अंतर्गत भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब सारी प्लेटों की प्लेटों के संचरण के कारण बीच वाला भाग टूट जाता है। यानी ये दो प्रकार की क्या है, दो प्लेटें पाई जाती है, और दोनों प्लेटों की गति क्या है, एक दूसरे के विपरीत गति है। तो लगातार ये अपने स्थान से आगे बढ़ेगी, तो ये बीच वाला भाग है, ये भाग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दरारों का निर्माण हो जाएगा। इस क्रिया को हम बोल सकते हैं भ्रंशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, चटकन, या फिर बोल सकते हैं दरार। तो इसके बाद में भ्रंशन के प्रकार, कि भ्रंशन के कितने प्रकार होते हैं। भ्रंशन के प्रकार भ्रंश कितने प्रकार का हो सकता है, इसके प्रकार है, सबसे पहला प्रकार है उसको बोल सकते हैं कि सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश
सामान्य भ्रंश के अंतर्गत क्या होगा, इस भ्रंश के अंतर्गत क्या है, यहां पर दो क्या पाई जाती है, यहां पर क्या होता है, दो प्रकार की गतियां होगी, यानी भ्रंश या इसको बोलते हैं भ्रंश मूलक स्थान। भ्रंश मूलक स्थान ये बीच वाला भाग, तो भ्रंश मूलक स्थान के दोनों ओर दो स्थलीय खंड है, वो दोनों अपने स्थान से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो बीच वाला भाग है, इस भाग में यहां पर क्या होगा, भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे भ्रंश मूलक, भ्रंश मूलक ये स्थान हो गया, इसको बोलेंगे भ्रंश मूलक। और ये दोनों प्रकार के क्या है, स्थलीय खंड है। स्थलीय खंड में क्या होगा, दोनों प्रकार की गतियां होगी, वो दोनों प्रकार की गतियां अपने मूल स्थान से अलग अलग होने की कोशिश करेगी। तो बीच वाला भाग है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, चटकन या दरार पड़ जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे सामान्य भ्रंश। दूसरे प्रकार का भ्रंश है, उसको बोल सकते हैं हम व्युत्क्रम भ्रंश। यानी इस भ्रंशन क्रिया के कारण क्या हो रहा, दो स्थलखंड अपने मूल स्थान से अलग हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। जबकि व्युत्क्रम भ्रंश के अंतर्गत क्या होगा, दो स्थलखंड दोनों एक दूसरे के क्या रहे, सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो इस सापेक्ष गति के कारण इसका एक भाग ऊपर की ओर उठ गया और एक भाग नीचे की ओर धंस जाता है, और यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हो जाता है, भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो इसके अंतर्गत गतियां किस प्रकार होगी, इसके अंतर्गत विपरीत गतियां होगी, विपरीत गतियां होगी। इसके अंतर्गत किस प्रकार की गतियां होगी, समानांतर गतियां होगी, समानांतर गतियां होगी, गतियां होगी। यानी दो चट्टानी भाग है, दोनों एक दूसरे के सम्मुख आ रहे हैं, सम्मुख आने के बाद में इनके बीच वाला स्थान है, वो बीच वाला स्थान एकदम कम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दरार का निर्माण हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला ये भाग है, ये भाग दूर से देखने पे लटकती घाटी के सदृश यहाँ पर संरचना बन जाती है। तो ये 2 नंबर का भ्रंश हो गया। तीसरा है तीसरे प्रकार के भ्रंश का नाम है पार्श्विक भ्रंश। पार्श्विक भ्रंश, पार्श्विक भ्रंश के अंतर्गत क्या होगा, यह भ्रंश, पहली चीज है कि यह भ्रंश हमेशा क्षैतिज दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है, क्षैतिज दिशा में होता है। यह भ्रंशन हमेशा कौन सी दिशा में होगा, क्षैतिज दिशा में होगा, क्षैतिज दिशा में। यानी दो प्रकार की क्या पाई जाती है, चट्टाने पाई जाती है। दोनों प्रकार की चट्टाने, एक चट्टान दूसरी चट्टान को रगड़ पैदा करते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन कर रही है। तो इस प्रकार के भ्रंशन को हम बोल सकते हैं पार्श्विक भ्रंशन। यानी इसमें संचलन किस प्रकार का होगा, इसमें संचलन होगा क्षैतिज संचलन। इसमें संचलन किस प्रकार का होगा, क्षैतिज संचलन, क्षैतिज संचलन होगा, संचलन होगा। यानी दोनों प्रकार के चट्टानी भाग पहले एक स्थान पे थे, लेकिन दोनों प्रकार के चट्टानी भाग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोनों विपरीत दिशाओं में के अंतर्गत चल रहे हैं।
4 नंबर का जो भ्रंश है उसका नाम है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश यानी इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार के क्या है बल लग रहे हैं, और उन बलों के द्वारा धरातल के बाहरी भाग पर अनेक प्रकार के क्या हो गए, सोपानों का निर्माण हो गया। सोपानों का निर्माण हो गया, और ये सोपान दूर से देखने पे हमारे को सीढ़ी नुमा लग रहे हैं। ये सोपान दूर से देखने पे सीढ़ी नुमा लग रहे हैं। ये इस प्रकार के सोपान, इस प्रकार। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस भाग में क्या हो रहा है, इस भाग में दरारें पड़ रही, इस भाग में दरारें पड़ रही है। तो सोपान यानी खड़ा एकदम क्या हो रहा है, इसमें खड़ी आकृति हो रही है, और खड़ी आकृति का ढाल क्या है, वो एक दिशा में है, एक दिशा में है, या इस प्रकार को हम बोल सकते हैं सीढ़ी नुमा ढाल के सदृश जो संरचना हमारे को देखने को मिलती है, उस प्रकार के भ्रंश को हम बोल सकते हैं सोपानी भ्रंश। तो सामान्यतः भ्रंश के 4 प्रकार है। पहला भ्रंश है सामान्य भ्रंश, इसमें 2 प्रकार की प्लेटें हैं, या फिर 2 प्रकार की चट्टानें, या फिर 2 प्रकार के क्या हो सकते हैं स्थल भूखंड, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जबकि व्युत्क्रम भ्रंश में क्या हो रहा है, दोनों स्थल खंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जबकि तीसरा है पार्श्विक, दोनों स्थल खंड एक दूसरे के क्या है समीपवर्ती भाग से गुजर रहे हैं। और चौथा है उसको बोलेंगे सोपानी भ्रंश, यानी इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, भ्रंश का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन एक सोपान या फिर सीढ़ी के आकार के सोपान का निर्माण इसके अंतर्गत हो रहा है। तो ये प्रकार हो गए भ्रंश के प्रकार। अब भ्रंश से निर्मित कुछ भू आकृतियां उनको भी पढ़ लेते हैं। तो भ्रंश से निर्मित भू आकृतियां, भ्रंश से निर्मित भू आकृतियां, भू आकृतियां। सबसे पहली भू आकृति है, यानी अनेक प्रकार की आकृतियां हमारे को देखने को मिलती है भ्रंशन क्रिया के कारण, उन आकृतियों को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका प्रकार है, उसको बोल सकते हैं कि भ्रंश गाठी, या उसको बोल सकते हैं रिप्ट गाठी। इसका एक नाम और भी मिलता है, इसको बोलते हैं ग्रोबेन। ग्रोबेन, तीनों एक ही नाम है, चाहे भ्रंश गाठी बोल दो, या रिप्ट गाठी बोल दो, या फिर बोल दो ग्रोबेन। इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। इसके अंतर्गत होगा कि आपको मैं 2 प्रकार की क्रियाएं बताऊंगा, 2 प्रकार की क्रियाएं होगी। तो यहाँ पर क्या है, तो चट्टानी भाग है, वो चट्टानी भाग टूट जाएगा, टूटने के बाद में एक भाग नीचे की ओर धंस जाएगा, और एक भाग ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, उभार हो जाएगा। तो भ्रंश गाठी या रिप्ट गाठी का निर्माण कैसे होता है, इसके अंतर्गत देखो, ये धरातलीय सतह है, ये धरातलीय सतह है। इस धरातलीय सतह के नीचे क्या है, यहाँ का जो भाग है, ये भाग चट्टानी भाग टूट जाता है, और टूटने के बाद में इसमें क्या हो जाता है, धसाव हो जाता है, और इस प्रकार जो आकृति बन जाएगी, इस प्रकार की आकृति को हम बोलेंगे रिप्ट गाठी या फिर भ्रंश गाठी। तो इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले ये भाग एकदम समान था, एक समान था। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, एक भाग में यहां पर क्या हो रहा है, इस भाग में हो रहा है धसाव। धसाव यानी इसका जो बीच वाला भाग है, मध्यवर्ती भाग है, इस भाग में क्या हो रहा है, धसाव हो रहा है। जबकि इसके पार्श्विक भाग है, ये पार्श्विक भाग किस प्रकार है, पार्श्विक भाग किस प्रकार के हैं, स्थिर है। तो यहाँ पर धसाव कहां पर हो रहा है, इस भाग में क्या हो रहा है, लगातार धसाव हो रहा है। तो इस प्रकार की गाठी होती है, इस प्रकार की गाठी को हम बोल सकते हैं भ्रंश गाठी, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्ट गाठी। तो थोड़ा सी इसके बारे में हम लिख लेते हैं। दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का चट्टानी स्तंभ धस जाता है,
वह किनारे अपने स्थान पर यथावत रहते हैं। इसके अंतर्गत दसाव कहां पर हो रहा है, इस भाग में क्या हो रहा है, दसाव हो रहा है और ये भाग लगातार गहरा होता जाता रहा है। तो दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का ये भाग है, ये इस भाग में दसाव हो रहा है, जबकि इसके पार्श्विक भाग है ये किस प्रकार है, स्थिर है। सबसे पहले ये भाग एकदम समान था, एकदम सीधा था, लेकिन सीधा होने के साथ साथ क्या है, इसमें एक भाग में दसाव हुआ, दसाव होने के बाद में इस भाग में क्या हो रहा है, गर्त या खड्डों का निर्माण हो रहा है। तो इसके अंतर्गत है कि भ्रंश घाटी, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है, थोड़ा सी इसके बारे में देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इसका थोड़ा सी इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन भ्रंश घाटी है। अगला है, भारत के अंतर्गत दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होते हुए बहती है। तो भारत में दामोदर व नर्मदा नदियां भ्रंश घाटियों से बहती है, तो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है, जॉर्डन की भ्रंश घाटी है। जबकि इसके विपरीत क्या है, एक नदी है उसका नाम है दामोदर नदी और दूसरी नदी है कौन सी, नर्मदा नदी, जो कहां से बहती है, भ्रंश घाटियों से होते हुए बहती है। दोनों प्रकार के ये क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला भ्रंश का प्रकार हो गया, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा, इसका जो पहला प्रकार है इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है भ्रंश घाटी या फिर रिप्ट घाटी। इसका दूसरा प्रकार है जो भ्रंश घाटी एवं रिप्ट घाटी के एकदम अपोजिट है, इसका एकदम उल्टा है, तो उसका नाम है अगला पार्ट है इसका, उसका नाम है होस्ट पर्वत। होस्ट पर्वत यानी भ्रंश घाटी या रैंप घाटी के एकदम विपरीत इसकी आकृति बनती है। तो होस्ट पर्वत के अंतर्गत क्या होगा, ये अपना स्थलीय भाग है, ये अपना क्या है, स्थलीय भाग है। अब इस स्थलीय भाग के अंतर्गत एक तो पार्श्विक भाग हो गया, जबकि एक क्या होगा, बीच वाला भाग होगा। तो इसके अंतर्गत ये पार्श्विक भाग अपने स्थान पर क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, जबकि बीच वाले भाग में क्या होता है, लगातार क्या होता है, उभार उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की आकृति हमारे को देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पार्श्विक भाग, ये भाग अपने स्थान पर क्या है, स्थिर है, जबकि इस बीच वाले भाग में लगातार क्या हो रहा है, इस भाग में उत्थान हो रहा है। हमने भ्रंश वाला भाग पढ़ा, भ्रंश वाले भाग में क्या थे, ये तो पार्श्विक भाग, ये दोनों क्या थे, किनारे थे, लेकिन बीच वाले भाग में क्या था, लगातार इसमें दसाव हो रहा था। जबकि इस क्रिया के अंतर्गत क्या हो रहा है, बीच वाले जो चट्टानी भाग है इस भाग में लगातार उत्थान हो रहा है, जबकि इसके किनारे वाले भाग है वो दोनों किस प्रकार के, स्थिर अवस्था में है। तो बीच वाले भाग में लगातार क्या हो रहा है, उभार उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि होस्ट पर्वत भ्रंश घाटी के एकदम क्या होता है, अपोजिट बनते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, दो भ्रंश रेखाओं के मध्य के चट्टानी स्तंभ में लगातार
उत्थान होता है, उत्थान होता है, हुए पार्श्विक किनारों के भाग यथावत स्थान पर स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इस प्रकार की आकृति देखो, सबसे पहले ये भाग इस प्रकार का था, एकदम समान था, लेकिन एक भाग में उत्थान हो रहा है जबकि इसके पार्श्विक भाग वो एकदम अपने स्थान पर स्थिर है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है। अब देखो होस्ट पर्वत है, तो होस्ट पर्वत के अंतर्गत एक यूरोप है, यूरोप में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है होर्ज पर्वत। जैसे इसका उदाहरण कहां पर मिलता है, जैसे यूरोप का होर्ज पर्वत, यूरोप का जो होर्ज पर्वत है उसके बीच वाले भाग में लगातार उत्थान हो रहा है जबकि पार्श्विक भाग वो अपने मूल स्थान पर ही स्थिर है। तो पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार होस्ट पर्वत हो गया। इसका तीसरा भाग है, उसका नाम है तीसरा पार्ट है, उसका नाम है रैंप घाटी, रैंप घाटी। तो रैंप घाटी के अंतर्गत क्या होगा, एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस रैंप घाटी के अंतर्गत क्या हो रहा है, इस भाग में ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग किस प्रकार है, बीच वाला भाग ये स्थिर है, ये बीच वाला भाग है ये किस प्रकार का है, ये भाग स्थिर है। लेकिन इसके जो पार्श्विक भाग या किनारों के भाग है, इन किनारों के भागों में लगातार क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, लगातार इसमें क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। इस प्रकार ये उत्थान हो रहा है, बीच वाला भाग स्थिर है लेकिन पार्श्विक भागों में लगातार क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। तो इससे गाठी लगातार क्या हो रही है, गहरी हो रही है, लेकिन गाठी वाले भाग में क्या हो रहा है, गर्त का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन पार्श्विक भाग में लगातार क्या हो रहा है, उभार हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उस आकृति को हम बोल सकते हैं रैंप घाटी। तो रैंप घाटी के अंतर्गत क्या होता है, थोड़ा सी लिख लेते हैं। दो भ्रंश रेखाओं के मध्य के चट्टानी स्तंभ अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन संपीड़न बल के कारण इसके पार्श्विक किनारों के भागों में लगातार उत्थान होता जा रहा है। इस प्रकार का उदाहरण कहां से मिलता है, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होते हुए गुजरती है। इसके अंतर्गत ये भाग स्थिर है जबकि इस भाग में लगातार क्या हो रहा है, इस भाग में लगातार उत्थान हो
रहा है, ऊपर की ओर उत्थान हो रहा है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है जो रेम्प घाटी से होते हुए बहती है। इसका जो अगला पार्ट है, 4 नंबर पार्ट है, उसका नाम है ब्लॉक पर्वत, यानी रेम्प पर्वत है या रेम्प घाटी, इसके एकदम अपोजिट जो आकृति बनेगी उसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। 4 नंबर है उसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। पर्वत ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत ये बीच वाला भाग है, यह भाग क्या है, अपने स्थान पे क्या है, स्थिर है। लेकिन इसके जो किनारे हैं, इन किनारों में लगातार क्या हो रहा है, इन किनारों में लगातार दसाव हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है, दसाव हो रहा है, इस प्रकार। तो यहां पर क्या हो रहा है, किनारों में क्या हो रहा है, दसाव हो रहा है, जबकि बीच वाला भाग ये अपने स्थान पर क्या है, स्थिर है। तो इस प्रकार की संरचना बनती है, उसको हम बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। तो भ्रंश रेखाओं के मध्य का चट्टानी स्तंभ अपने स्थान पर यथावत रहता है, जबकि किनारों के भागों में लगातार दसाव क्रिया होती है। जैसे जर्मनी में एक पर्वत श्रृंखला है, उसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। या फिर भारत है, भारत में एक पर्वत श्रृंखला है, उसको बोल सकते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत क्या है, इस ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर एक तरफ तो नर्मदा नदी बहती है, जबकि एक तरफ नर्मदा नदी बहती है, जबकि दूसरी तरफ एक नदी और बहती है। दोनों प्रकार की नदियां हैं, वो दोनों भागों में लगातार बहती रहती है। तो बीच वाला भाग है, ये भाग लगातार नीचे की ओर आएगा। तो नीचे की ओर आने से क्या है, यहाँ पर इस भाग में नदी आएगी, इस भाग में नदी बहने लगती है। तो बीच वाला भाग ये एकदम स्तंभ के आकार का या खड़ी आकृति हमारे को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां बनती है, भू आकृतियां, ये 4 प्रकार की है। सबसे पहले पढ़ा था अपन, एक भाग था उसका नाम था भ्रंश घाटी। दूसरा था उसका नाम था, यानी भ्रंश घाटी व होस्ट पर्वत एक दूसरे के विपरीत है। इसमें दसाव हो रहा है, जबकि इसमें उत्थान हो रहा है। आपको ऐसे याद रखना है कि पार्श्विक भाग इसमें स्थिर है, इसमें भी स्थिर है। और रेम्प घाटी और ब्लॉक पर्वत को आपको एक साथ याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या है, रेम्प घाटी के अंतर्गत पार्श्विक भागों में लगातार ऊपर की ओर उत्थान हो रहा है, जबकि ब्लॉक पर्वत में पार्श्विक भागों में लगातार नीचे की ओर क्या हो रहा है, दसाव क्रिया हो रही है। एक बार वापस थोड़ा सी मैं रिवाइज कर देता हूं। आज की क्लास को हमने शुरू किया था परिवलन या श्यान वलन के वलन वाले बिंदु से। इसके अंतर्गत क्या होगा,
इस प्रकार की एक आकृति बनेगी और इसके अंतर्गत क्षैतिज दिशा होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका झुकाव किस प्रकार होगा, क्षैतिज दिशा में इसका झुकाव होगा। दूसरा है प्रतिवलन, यानी परिवलन और प्रतिवलन में अंतर इतना ही है कि परिवलन है उसका झुकाव क्षैतिज होता है, जबकि इसका झुकाव क्षैतिज नहीं होता है। और इसके अंतर्गत ऊपर वाली भुजा नीचे वाली भुजा है, इस भुजा के ऊपर देखने पे ऐसे लगता है कि उलट जाती है, उलटी हुई सी हमारे को प्रतीत होती है। तीसरा प्रकार है बंद वलन और दूसरा है खुला वलन। बंद वलन के अंतर्गत क्या हो रहा है, दो भुजाओं के अंतर्गत 90 डिग्री से कम का कोण बन रहा है, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम का कोण बन रहा है। तो पहला भाग है इसको बोलेंगे बंद वलन और दूसरा भाग है इसको बोलेंगे खुला वलन। अगला है पंखा वलन। पंखे वलन के अंतर्गत क्या होगा, एक पर्वत सदृश संरचना बनेगी जिसमें अनेक प्रकार की अपनतियां व अभिनतियां क्या होगी, क्रमशः होती है और एक विस्तृत भाग पर श्रृंखला के रूप में बन जाती है। अगला भाग है ग्रीवा खंड या नापे। इसके अंतर्गत क्या होगा, देखो परिवलन। क्या होगा, परिवलन या श्यान वलन अभी पढ़ा था। परिवलन या श्यान वलन की एक भुजा अपने एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाती है। ये भुजा यहाँ पर है तो यहाँ से टूटने के बाद इस भाग में स्थापित हो गई, तो इसको हम बोलेंगे ग्रीवा खंड या फिर क्या बोलेंगे, इसको नापे बोलेंगे, नापे। अगला पढ़ा था भ्रंश और भ्रंश के प्रकार। तो भ्रंश के अंतर्गत क्या होगा, अपसारी प्लेटों के अंतर्गत क्या होगा, संचरण होगा और बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पहला प्रकार इसका था सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश के अंतर्गत क्या होता है, दो स्थलखंड एक दूसरे से दूर जाएंगे। व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है, दो स्थलखंड एक दूसरे के पास में आएंगे। पार्श्विक भ्रंश के अंतर्गत क्या होगा, इसके अंदर क्षैतिज संचलन होगा, यानी दो प्रकार के चट्टानी भाग एक दूसरे को रगड़ पैदा करते हुए विपरीत दिशाओं में चलेंगे। जबकि सोपानी भ्रंश है, इस सोपानी भ्रंश के अंतर्गत क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की क्या हो जाएगी, चटकने पड़ जाएगी और चटकनों से सीढ़ी नुमा सदृश आकृति हमारे को देखने को मिलेगी। उसके बाद में पढ़े थे हमने कि भ्रंश से निर्मित भू आकृतियां। पहली आकृति उसको हमने बोला था कि भ्रंश घाटी या फिर रिप्ट घाटी, या फिर इसका एक नाम और मिलता है देखने को, क्या है, ग्रोबेन। इसके अंतर्गत क्या होगा, बीच वाला भाग होगा, यानी दो चट्टानों के या दो भ्रंश रेखाओं के मध्य वाले भाग में दशाव होगा, जबकि पार्श्विक भाग क्या होंगे, स्थिर होंगे। तो इस प्रकार की घाटी को हम बोलेंगे भ्रंश घाटी या फिर रिप्ट घाटी। इसके उदाहरण मिलते हैं कि विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है जॉर्डन की भ्रंश घाटी है। भारत में दो नदी, एक दामोदर नदी है, दूसरी कौन सी है, नर्मदा नदी। दोनों प्रकार की नदियां कहां से बहती है, भ्रंश घाटी से होके बहती है। अगला है होस्ट पर्वत। होस्ट पर्वत की आकृति भ्रंश या रिप्ट घाटी के एकदम अपोजिट बनती है, यानी भ्रंश घाटी में क्या हो रहा है, लगातार दशाव हो रहा है बीच वाले भाग में, जबकि होस्ट पर्वत वाले भाग में क्या हो रहा है, बीच वाले भाग में लगातार क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, जबकि पार्श्विक भाग अपने स्थान पर क्या है, स्थित है। तो होस्ट पर्वत का उदाहरण मिलता है यूरोप में एक पर्वत जिसका नाम है होर्ज पर्वत। अगला है रैंप घाटी और ब्लॉक पर्वत। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि रैंप घाटी में क्या हो रहा है, लगातार इसके किनारे वाले भाग है या पार्श्विक भाग है, इसमें लगातार क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, जबकि बीच वाला भाग अपने स्थान पर यथावत स्थिर है। जबकि ब्लॉक पर्वत में क्या हो रहा है, बीच वाला भाग अपने स्थान पर स्थित है, जबकि पार्श्विक भाग क्या हो रहा है, लगातार दशाव हो रहा है। तो रैंप घाटी का उदाहरण है असम में ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होते हुए बहती है। जबकि ब्लॉक पर्वत है, इसके उदाहरण देखने को मिलती है, एक तो होता है जर्मनी का एक पर्वत है उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और भारत में एक पर्वत श्रृंखला है उसको बोलेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो ब्लॉक पर्वत श्रृंखला का उदाहरण हमारे को देखने को मिलता है। तो मैं आज की क्लास को यही समाप्त करना चाहता हूं। थैंक्स।